हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। सच ही कहा गया है, सब दिन होत न एक समान। जहां एक समय वर्ष 2008 में अनिल अंबानी जी दुनिया में छठे सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर शुमार किए जाते थे, आज उनके अगेंस्ट में वित्तीय संकट का जो जाल है वो और अधिक फैलता ही जा रहा है। और इस जाल में एक और बात अब फिर से शामिल हो गई है, जब सेबी के द्वारा उनके अगेंस्ट में 25 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है और साथ ही प्रतिभूति बाजार में उनकी किसी भी स्तर पर भागीदारी को भी 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आखिर ये माजरा क्या है, क्यों इस तरीके से सेबी के द्वारा गतिविधियां की गई हैं, आज की चर्चा में हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वर्ष 2025 में आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से जीएस को पढ़ते हुए अपनी तैयारी को और बेहतर करें और आप 2025 के आईएएस एग्जाम में सिलेक्शन पाएं, तो आपका स्वागत है 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से शुरू होने वाले इस बैच के अंतर्गत। इस बैच की खासियत यह है कि यदि आप यूपीएससी सीएससी प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो इसके माध्यम से आपकी संपूर्ण फी वापस कर दी जाएगी। और साथ ही यदि आप इस कोर्स के अंतर्गत जो वीकली टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, उस वीकली टेस्ट में यदि आप द बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं यानी रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। और यह पुरस्कार राशि केवल एक सप्ताह के लिए नहीं है, बल्कि हर सप्ताह के लिए ये पुरस्कार राशि तय की गई है। जो भी जिस पार्टिकुलर वीक में रैंक 1 लाएगा उसको यह पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही बेहतर मोटिवेशन है ताकि आप अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 24,999 रुपये में वर्तमान में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं और इसकी तमाम सुविधाओं को भी आप अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं ये आपको स्टडी IQ-IAS के ऐप को आप जब विजिट करेंगे तो वहाँ पर ब्रोशर जब इस कोर्स से जुड़ा हुआ देखेंगे, वहाँ पर इसके बारे में बाकी जो संबंधित जानकारियाँ हैं वो आपको मिल जाएंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस मामले को हम लोग फिर से एक एक करके समझते हैं। देखो, हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि अनिल अंबानी जी के अगेंस्ट में सेबी के द्वारा कार्रवाई की गई है। सेबी क्या है? सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर जो सेबी है, चूंकि एक रेगुलेटरी की भूमिका निभाता है, विनियामक की संस्था के तौर पर वो काम करता है। शेयर मार्केट से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका सेबी की होती है। तो यहां पर चूंकि अनिल अंबानी जी और इन्हीं से संबंधित एक कंपनी है जिसका नाम है RHFL, जिसका फुल फॉर्म है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, इनके और अनिल अंबानी के माध्यम से कुछ धोखाधड़ी जैसी गतिविधियां पाई गई और इन्हीं धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए सेबी के द्वारा इनके अगेंस्ट में 25 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है और इन अधिकारियों के अगेंस्ट में भी कुछ राशि का जुर्माना ठोका गया है और इनके अगेंस्ट में भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही इनको प्रतिभूति बाजार से भी 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अनिल अंबानी जी के बारे में कहा गया है कि देखिए सर, आपने जिस तरीके से ये धोखाधड़ी की है ना, ये ऐसी धोखाधड़ी है कि आप 5 साल के लिए किसी भी प्रकार की लिस्टेड कंपनी में, ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, किसी भी प्रकार की लिस्टेड कंपनी में किसी भी स्तर पर निदेशक की भूमिका नहीं निभाएंगे और न ही आप की मैनेजरियल पर्सनल के तौर पर काम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लिस्टेड कंपनी कहने का मतलब ये हुआ कि वे ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती हैं, लिस्टेड होती हैं। और चूंकि यहाँ पर अनिल अंबानी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं, इसलिए इस तरीके से बैन सेबी के द्वारा इनके अगेंस्ट में लगाया गया है। अब यहां पर यह समझें कि आखिर जो यह बैन है यह क्यों लगाया गया है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग इसको 1 बाय 1 समझते हैं। कंपनी के फंड के डाइवर्जन की बात यहां पर सामने आई है। डाइवर्जन का मतलब, मैं यदि बहुत ही मोटी भाषा में बात करूं, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, तो इसका मतलब होता है आपने हेर फेर किया है। हेर फेर का आरोप लगाया गया है इन पर।
ठीक है ना। इसको टेक्निकली वे में साइफनिंग ऑफ भी कहा जाता है। साइफनिंग ऑफ, कई सारे समाचार पत्र हैं, यदि आप टटोलेंगे तो आपको यह वर्ड मिलेगा। साइफनिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ कि आपने इसके माध्यम से कोशिश की है कि इस फंड को हम अपने हित में इस्तेमाल करें, वो फंड जो कि निवेशकों ने अपने धनराशि के माध्यम से आपको दिया है, और उसका इस्तेमाल आप अपने संपर्क के लोगों के लिए कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हम उनको लोन दे रहे हैं, जो कि गलत तरीका है, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। सेबी ने इसके संदर्भ में कहा है कि भाई ये प्रतिभूति कानूनों की अनदेखी है, आप निवेशकों के विश्वास के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों ये जो आरोप है बहुत ही गंभीर आरोप के तौर पर देखे जा रहे हैं। और ये जो लोन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए आपने जनरल पर्पस वर्किंग कैपिटल लोन के तौर पर ये जो राशि डाइवर्ट की है ये बहुत ही गलत है। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि जिस लोन का हवाला इन्होंने दिया जनरल पर्पस वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है जीपीसीएल। जीपीसीएल के तौर पर इन्होंने कहा कि हमने लोन दिया है कुछ लोगों को। जब तहकीकात किया गया तब पता चला कि अरे भाई आपने जो लोन दिया है ये किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिया है, बल्कि आपने अपने ही संपर्क के कुछ लोगों को लोन दिया है। और जब आपने लोन भी दिया है तो उस व्यक्ति को लोन दिया है जो कि शायद ही वह लोन चुका सकेगा, यानी कि उसके पास में ऐसा कोई एसेट नहीं है, उसके पास में कोई ऐसा कैश फ्लो नहीं है, उसके पास में नकद राशि की कोई सुविधा नहीं है, उसके पास में कोई रेवेन्यू की संभावना नहीं है, तो आखिर वो लोन चुकाएगा कैसे? और जब वो लोन आपका चुकाएगा ही नहीं तो फिर ये जो आपने लोन दिया है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर ही तो ट्रीट किया जा सकता है, गैर निष्पादनकारी संपत्ति के तौर पर ही तो ट्रीट किया जा सकता है कि आपने लोन तो दे दिया लेकिन वह लोन आपको वापस मिलेगा ही नहीं। और आपने जो पैसा लोन के तौर पर दिया है वो पैसा था किसका? वो पैसा था आम निवेशकों का, आम जो शेयर होल्डर्स थे उनका। तो अब आप समझिए कि आम शेयर होल्डर्स के पैसे को आपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, आपने अपने लोगों को लोन के तौर पर दे दिया, जो कि सेबी के अकॉर्डिंग सेबी के प्रतिभूति कानूनों की अनदेखी है। और इस आधार पर आपके ऊपर ये आरोप निश्चित तौर पर तय माने जा सकते हैं और इसी कारण से इस तरीके से उनके अगेंस्ट में जुर्माना भी लगाया गया है। अब देखो यहां पर जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि देखो इस डाइवर्जन का परिणाम क्या हुआ। ये परिणाम निकला कि आरएचएफएल ने जिन लोगों से पैसे लिए थे, जिन लोगों ने आरएचएफएल को उधार दिए थे, अब समझिए कितनी बड़ी बात है कि आरएचएफएल ने खुद कई सारे लोगों से उधार लिया था। तो आपने जिससे उधार लिया आप उसको पैसा चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे? आपके पास में अब पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं पैसा है? आपने लोगों को इतनी धनराशि दे दी है पहले से ही कि कुछ कहने का नहीं, और जिन लोगों को आपने धनराशि दी है वो गलत तरीके से दी है और वो आपको शायद ही पैसा वापस कर सके। तो आपने जिससे उधार लिया था वो आप चुका पाएंगे क्या? आप नहीं चुका पाएंगे। तो यहां पर ये स्थिति सामने आई कि यदि हम इसको एक इमेज के द्वारा थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये है आरएचएफएल और इसमें अनिल अंबानी जी की भूमिका रही। यहां पर अनिल अंबानी जी हैं, आरएचएफएल को पैसे भी दिए गए और आरएचएफएल ने इनके पैसे का इस्तेमाल कर दिया अपने लिए गलत तरीके से इस्तेमाल। और जिसको इन लोगों ने दिया वो कह रहा है कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अब हम नहीं दे पाएंगे। तो क्या आरएचएफएल इन लोगों को वापस पैसा दे पाएगा, रिटर्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आरएचएफएल फाइनेंशियली डिफॉल्ट होगी या नहीं होगी? तो ये फाइनेंशियली डिफॉल्ट हुई, वित्तीय तौर पर यह
डिफ़ॉल्ट हो गई, यानी कि यह विफल हो गई पैसा चुकाने में, और देन फिर आरबीआई के माध्यम से ये जो एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट किया गया। और ऐसे में सार्वजनिक जो शेयर धारक हैं, पब्लिक शेयर होल्डर्स का विश्वास आरएचएफएल से और अनिल अंबानी की गतिविधि से, उनके नेतृत्व से टूटेगा या नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। और जब उनका विश्वास टूटेगा तो सार्वजनिक शेयर धारक उसमें जुड़ना चाहेंगे या उसको छोड़ना चाहेंगे? छोड़ना चाहेंगे। तो सार्वजनिक शेयर धारक धीरे धीरे उनको छोड़ते चले गए और इस तरीके से ये सारी स्थितियां निकल करके सामने आई। और इसी आधार पर जो सेबी है, सेबी के द्वारा जब तफ्तीश की गई, जब जांच पड़ताल की गई, तो इसके बारे में खुलासा हुआ और अब जाकर के अनिल अंबानी जी के अगेंस्ट में ये जो जुर्माना है ये जुर्माना तय किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अनिल अंबानी जी के संदर्भ में और बात करें कि इनके बारे में वित्तीय संकट की जो स्थिति है पहले से भी देखी जाती रही है। मैंने आपको बताया कि साल 2008 में ये दुनिया के छठे सबसे धनी व्यक्ति थे, छठे सबसे धनी व्यक्ति। वहीं साल 2009 में इनको एक झटका लगा था इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से, जब इन्होंने उत्तर प्रदेश के दादरी में गैस आधारित एक पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश की थी। तो भूमि अधिग्रहण को लेकर के मामला आया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मामले को रद्द कर दिया था। तो उनको उस समय एक झटका लगा था। देन आफ्टर साल 2019 में भी एक विदेशी कंपनी एरिक्सन के भारत में उसकी एक यूनिट थी और 550 करोड़ रुपए की राशि देनी थी अनिल अंबानी जी की कंपनी के द्वारा उस एरिक्सन कंपनी को, वो नहीं दे पा रहे थे और यहाँ तक कि इनको जेल जाने तक की बारी आ गई थी। तब इनके बड़े भैया मुकेश अंबानी जी ने इनका साथ दिया था और तब ये मामला सुलझा था। इसके बाद साल 2020 में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन में एक ऐसे ही कुछ मामले में इन्होंने अपने आप को दिवालिया तक घोषित करने की बात कह दी थी। इसके अलावा चीन के कई सारे बैंकों ने अनिल अंबानी जी की रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी को बहुत बड़े पैमाने पर लोन दिया था और ये लोन भी ये नहीं चुका पाए थे और ये मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अनिल अंबानी जी के नेतृत्व में जो जिस तरीके से वर्तमान में स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वित्तीय तौर पर ये अभी एक क्रंच की स्थिति में आ गए हैं। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि अनिल अंबानी और उनके साथ में जो अन्य उनके हितधारक हैं, उनके साथ में अन्य जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, कैसे इस वित्तीय संकट से उबरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम लोगों ने यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण पक्षों को देखा, समझा, जाना। अनिल अंबानी जी किस कारण से इसमें फंसे, क्या उनके अगेंस्ट में आरोप लगे, प्रतिभूति बाजार, साइफनिंग ऑफ, कई सारे अलग अलग टर्म्स के बारे में भी हम लोगों ने समझा और इस आधार पर यह जो टॉपिक है आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है, आपकी इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से। आगे हम लोग फिर से किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साल 2025 यदि आपका टारगेट है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। मात्र 24,999 रुपये में 31 अगस्त से इस बैच में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपनी जीएस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।